हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था। मेंडल के दो लॉ पढ़ लिए थे और उसके जो एक्सेप्शन थे उसको देख लिया था। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हमने कुछ देखा था क्वेश्चंस को। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे आज का पहला सवाल, यानी कि अभी तक का टोटल 14वां सवाल। पृथक्करण का नियम किस पर लागू होता है? पृथक्करण का नियम यानी कि विसंयोजन का नियम, जिसको हम विसंयोजन भी कहते हैं और इंग्लिश में सेग्रीगेशन भी कहते हैं। यह नियम किस पर लागू होता है जी, बताइए? केवल पौधों पर, केवल जंतुओं पर, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर, या फिर केवल मनुष्यों पर? तो हमने क्या देखा था, पृथक्करण का नियम कहाँ पे फॉलो किया जाता है? जब मियोसिस के द्वारा युग्मक बनता है। युग्मक किस में बनता है? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में बनता है, ठीक है। तो वैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है और युग्मक बनते हैं, तो युग्मक बनने के दौरान पेरेंट सेल, जो पेरेंट होते हैं वहां, उसमें से जो गुणसूत्र होते हैं कैसे सॉर्ट होते हैं और युग्मक में पहुंचते हैं, कैसे पेरेंट से युग्मक बनने के क्रम में गुणसूत्र पहुंचते हैं, वही उसी के दौरान हमने देखा था कि पृथक्करण का नियम काम करता है और क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और गैमेट्स में जाते हैं। एक प्रकार का अलील एक ही प्रकार के गैमेट को बनाता है, ठीक है। तो यह पृथक्करण का नियम कहाँ पे काम करता है? तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर काम करता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता में विषम युग्मजी का लक्षण क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता में हमने क्या देखा था कि कैपिटल आर आर वाले पौधे को हमने स्मॉल आर आर वाले पौधे, तो कैपिटल आर आर वाला पौधा कैसा था? स्नैपड्रैगन का पौधा था, जिसको लाल रंग वाले पुष्प के, वैसा प्लांट जिसमें लाल रंग का पुष्प था, उस प्लांट को श्वेत रंग वाले पुष्प के प्लांट से क्रॉस कराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिला था? यहाँ आर बनेगा इसका गैमेट, इसमें भी स्मॉल आर गैमेट बनेगा। तो जो प्रोजेनी बनी थी F1 पीढ़ी की, वह कैसी थी? पिंक कलर की साड़ी थी, ना ही लाल बना ना ही सफेद बना। सारे के सारे जो पौधे बने उसमें फ्लावर कैसा था? पिंक कलर का फ्लावर था। यही हमने देखा था अपूर्ण प्रभाविता में। तो यही कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो विषम युग्मजी का लक्षण होता है कैसे होता है? ये क्या है? सम युग्मजी है, यानी कि होमोजाइगस है, ये भी सम युग्मजी है और दोनों में से एक एक एलील साथ में आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? ऐसे जाइगोट को कहेंगे विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या देखने को मिला था? अपूर्ण प्रभाविता में कोई भी एलील एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं था। दोनों जब साथ आए थे तो क्या किया था? तीसरा कलर बनाया था, यानी कि इनके बीच का मध्यवर्ती कलर बना था, ठीक है। पिंक कलर, लाल और श्वेत के बीच का मध्यवर्ती कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता में विषम युग्मजी का लक्षण कैसे होता है? तो मध्यवर्ती हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी नहीं, प्रभावी रहता तो क्या होता? ये लाल रंग का बनता। अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी हमारा क्या रहा? अगर एक अप्रभावी रहता तो एक तो डोमिनेंट होता ना प्रभावी, तो अपना वाला कलर दिखाता, तो ये भी नहीं देखने को मिला। बीच वाला बना, यानी कि मध्यवर्ती कलर मिला हमको, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता में मध्यवर्ती लक्षण देखने को मिलता है। तो हमारा 15 का आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह क्या कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो आपने किसमें अपूर्ण प्रभाविता को देखा था? स्नैपड्रैगन, यानी कि डॉग फ्लावर, इसको क्या कहते हैं? और डॉग फ्लावर है ना, और एंट्राइनम, ठीक है। तो यह इसका नाम हुआ। इसमें हमने अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल को देखा था, उदाहरण उसका स्नैपड्रैगन में देखा था। और किस प्लांट में देखने को मिलता है? मिराबिलिस जलप्पा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और मटर मानो ये सब नहीं होगा, हमारा आंसर 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। यह कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता में F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? हमने अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखा? F1 पीढ़ी जो आई उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या था? यानी कि जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि वो हेट्रोजाइगस था।
तो F2 में ये जब जाएगा, इसकी जब सेल्फिंग कराई जाएगी, इसकी जब सेल्फिंग F1 पीढ़ी को सेल्फिंग कराई जाती है ना, हर प्रयोग में हमने क्या देखा है संकरण में कि F1 पीढ़ी में जो संतति मिली है उसको हमने सेल्फिंग कराया है, ठीक है। तो इसकी जब सेल्फिंग कराई जाएगी तब F2 पीढ़ी मिलेगी। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी दो तरह के गैमेट बनेंगे। और जब इनको हम पुनेट स्क्वायर के माध्यम से देखेंगे तो क्या देखेंगे, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट बनेगा। तो प्लांट जो बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल आर, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमने देखा था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, अपूर्ण प्रभाविता, उसमें हमने ऐसा पुनेट स्क्वायर देखा था। तो इसके फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारी F2 पीढ़ी हो गई, ठीक है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के संततियों के बारे में पूछ रहा है कि इसमें फेनोटाइप क्या देखने को मिला। तो कैपिटल आर कितना है, एक है, यह क्या बनाएगा, लाल रंग का पुष्प बनाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, दो हैं, और यह कैसे पुष्प को बनाएंगे, यह पिंक बनाएगा, क्या बनाएगा, पिंक यानी कि गुलाबी, ठीक है। उसके बाद बचता है आर है ना, स्मॉल आर, यह कितने हैं, एक है, ठीक है। तो एक यह क्या बनाएगा, श्वेत पुष्प बनाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का फ्लावर बनाएगा। तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, लाल देखने में मिल रहा है कितने, 1 2 गुलाबी 1 श्वेत, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप भी यही और फिनोटाइप भी यही, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम, ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसका आंसर, फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि 17 का भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल और सफेद पुष्प से F1 में कौन सा पुष्प प्राप्त होता है। यही है अपूर्ण प्रभाविता वाला ही क्वेश्चन कर दिया गया है। लाल और श्वेत पुष्प का क्रॉस किसमें कराया गया था, स्नैपड्रैगन, जो स्नैपड्रैगन था डॉग जो फ्लावर था उसी में हमने यह अपूर्ण प्रभाविता के दौरान लाल रंग के फ्लावर और श्वेत रंग के फ्लावर के पुष्प को हमने क्या प्लांट को क्रॉस कराया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, लाल सफेद गुलाबी बैगनी। तो F1 में क्या बना था जी, कैपिटल आर स्मॉल आर बना था, तो वो कौन सा कलर का फ्लावर बना रहा था, पिंक कलर का, तो हमारा आंसर गुलाबी हो जाएगा, यानी कि 18 का C हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट है कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना है इसमें से आंसर। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात समान होते हैं, प्रभाविता पूर्ण होती है, अप्रभावी जीन समाप्त हो जाता है, या पृथक्करण नहीं होता है। क्या ऐसा होता है, पृथक्करण तो हर जगह होता है ना, ये तो नहीं होगा। क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता में, तो इसका आंसर देखना, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात समान होते हैं, यही देखा हमने अभी कि जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप सेम होता है, तो इसका अनुपात सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 19 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रभाविता पूर्ण होती है, प्रभाविता पूर्ण होती तो यह पिंक कलर आता ही नहीं, या तो रेड बनता, नहीं तो क्या होता, अप्रभावी रहता तो श्वेत बनाता। तो हमारा आंसर 19 का ए हो जाएगा, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात समान होता है, ठीक है। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर सवाल है कि सहप्रभाविता में केवल प्रभावी अलील व्यक्त होता है, दोनों अलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, केवल अप्रभावी अलील व्यक्त होता है, कोई भी व्यक्त नहीं होता है। सहप्रभाविता में हमने क्या देखा था, सहप्रभाविता का एग्जाम्पल हमने ह्यूमन में पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप, जिसको एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, एबीओ रक्त समूह कहते हैं, इसके दौरान हमने देखा था कि सहप्रभाविता का एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब ब्लड ग्रुप AB बनता है। जब हमने देखा था कि एक पेरेंट से जब IA अलील और एक पेरेंट से जब IB अलील आता है, तो ऐसे गैमेट्स के मिलने से IA IB ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है, जिसमें A और B दोनों अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यानी कि दोनों जो एलील होते हैं IA और IB वह समान रूप से व्यक्त होते हैं और AB ब्लड ग्रुप वाले जीव का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, क्योंकि इसमें से कोई प्रभावी नहीं है, कोई अप्रभावी नहीं है, दोनों अपने
आपको अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए सहप्रभावी कहलाया था, है ना, सहप्रभाविता कहलाया था। तो इसमें क्या हो गया, दोनों अलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सहप्रभाविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो आपके सामने है एबीओ रक्त समूह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAIB जीनोटाइप में कौन सा रक्त समूह बनता है। IAIB जीनोटाइप में कौन सा रक्त समूह बना, तो AB रक्त समूह बना। तो हमारा आंसर 22 का सी हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कि सहप्रभाविता में F1 संतति कैसी होती है। सहप्रभाविता में F1 संतति कैसी होती है, मध्यवर्ती होती है। मध्यवर्ती किस में होती है, अपूर्ण प्रभाविता में होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दोनों लक्षणों को साथ व्यक्त करती है, केवल प्रभावी लक्षण व्यक्त करती है या फिर केवल अप्रभावी लक्षण व्यक्त करती है। तो ऊपर वाला नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा कि दोनों लक्षणों को साथ व्यक्त करती है। सहप्रभाविता में F1 जो संतति बनती है यानी कि IAIB जो बनेगी उसमें क्या होगा, दोनों एलील साथ में अभिव्यक्त होंगे यानी कि उनकी उपस्थिति साथ में व्यक्त की जाएगी, ठीक है। तो हमारा 23 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रंग किसका उदाहरण है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने मानव त्वचा के रंग के बारे में बताया था, ठीक है। यह किसका उदाहरण है, आप बताएंगे, प्रभाविता का, बहुजीनी लिखना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट है, बहुजीनी वंशागति, सप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता हमने कहाँ देखा था, एंटरहाइनम में यानी कि डॉग फ्लावर में यानी कि स्नैपड्रैगन में देखा था। सप्रभाविता एबीओ ब्लड ग्रुप में देखा था, तो ये भी नहीं होगा। प्रभाविता लॉ ऑफ डोमिनेंसी मटर के केस में हमने पढ़ा है। तो बचता क्या है, बहुजीनी वंशागति यानी कि मानव त्वचा का रंग बहुत सारे जीवों के एक्युमुलेटिव एक्शन की वजह से होता है, यानी कि बहुत सारे जीव जब साथ में काम, जीन साथ में काम करते हैं तो क्या होता है, मानव त्वचा का रंग डिसाइड होता है। यानी कि एक से दो कलर नहीं होता, बहुत सारे कलर होते हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे जीन साथ में काम करते हैं, यानी कि मल्टीपल जीन्स मिलके मानव त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति क्या बताया गया था, जब कोई एक लक्षण एक से अधिक, जिसमें हमने कहा था कि तीन जीन का एग्जाम्पल दिया था ABC, जब एक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं, तो इस प्रकार के वंशागति को हम बहुजीनी यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो 24 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 25 में क्या हो जाएगा, बहुजीनी वंशागति में एक लक्षण नियंत्रित होता है, एक जीन द्वारा, दो जीन द्वारा, अनेक जीनों द्वारा, एक गुणसूत्र के द्वारा। तो बहुजीनी वंशागति में हमने इसमें क्या देखा कि एक जो लक्षण होता है वो अनेकों जीनों के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन मेंडल के प्रभुत्व के नियम के आधार पर समझाए जा सकते हैं। यानी मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था उसके आधार पर आप इसमें से क्या क्या समझा सकते हैं, है ना। पहले देखते हैं कि एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, क्या यह सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इसको हम समझा सकते हैं। मेंडल ने क्या कहा था, एक जोड़ी कारक होते हैं जिसमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है यानी कि रिसेसिव होता है, ठीक है। ये भी सही होगा हमारा। कह रहा है कि अलील अपना प्रभाव नहीं दिखाते और दोनों लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। अलील अपना नहीं प्रभाव दिखाते तो फिर लक्षण दिखाई कहाँ से देते, ये गलत हो जाएगा, है ना। F1 पीढ़ी में हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 पीढ़ी में क्या देखा था, कोई एक पेरेंट का लक्षण दिख रहा था, दोनों नहीं दिख रहे थे, कोई एक पेरेंट का लक्षण दिख रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद से सी कह रहा है कि सामान्य द्विगुणित पौधों में, यानी कि जो सामान्य डिप्लॉयड पौधे होते हैं उसमें कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, ये भी सही है। क्या होता है, सामान्य जो द्विगुणित पौधे होते हैं उसमें कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। फैक्टर्स, कारक यानी कि जीन, मेंडल ने कारक कहा था और बाद के साइंटिस्ट ने उस फैक्टर को क्या नाम दिया, जीन दिया, ठीक है। तो यह जोड़े में पाए जाते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाली पृथक इकाई को कारक कहा जाता है,
ठीक है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली विशेष इकाई को क्या कहते हैं? कारक ही तो कहते हैं, यानी कि जीन कहते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि एकल संकर यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में केवल एक जनकीय लक्षण व्यक्त होता है ना? ये भी सही है। मेंडल ने क्या किया था? कैपिटल टी को स्मॉल टी से जब क्रॉस कराया था, तो जब F1 पीढ़ी बनी थी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनी थी, तो उसमें एक ही इसी एलील की वजह से इसका प्रभाव दिखा था और यह क्या बन गया था? लंबा पौधा ही बना था, टॉल प्लांट ही बना था, यानी कि एक जीन ही अपना प्रभाव दिखाया था, दूसरा वाला नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से प्लांट टॉल हो गया था। तो ये भी हमारा सही हो गया, एक ही लक्षण तो दिखता है F1 पीढ़ी। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? A, C, D, E। आगे के ऑप्शन इसमें नहीं आ पाए हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? A, B गलत है, B छाट दो, C, D और E हमारे ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर 26 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुप्रभाविता का अर्थ क्या है? बहुप्रभाविता का अर्थ क्या है? एक लक्षण अनेक जीनों द्वारा नियंत्रित होना। एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है। जब एक जीन अनेक लक्षण को प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं? याद कीजिए आप, जब एक लक्षण अनेक जीवों के द्वारा नियंत्रित होता है, इसको हमने क्या दिया था? अभी तो पढ़ा, बहुजीनी कहा था, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा था। जब एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो उसको हम बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। यही हमने किसी में पढ़ा था? जब फिनाइल कीटोन यूरिया का एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि जब फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, तो एक जीन जब किसी कारणवश उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना पाता। जब फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनता है, तो एंजाइम भी नहीं बन पाता, और एक एंजाइम के न बनने से, क्या एंजाइम का नाम था? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, है ना? तो जो क्या करता है हमारे बॉडी में, फिनाइल एलानिन के कंसेंट्रेशन को बढ़ने नहीं देता। वह एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलानिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदल देता है। जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, तो यह टायरोसिन में नहीं बदल पाता, और फिनाइल एलानिन हमारे ब्लड में एक्युमुलेट होने लगता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए घातक होता है। हमारी जो बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिमत्ता जो होती है वो प्रभावित होती है, और उसके साथ साथ दिमाग तो प्रभावित होता ही है, उसके साथ साथ स्किन का पिगमेंटेशन, नेल का पिगमेंटेशन, बाल का कलर यानी कि पिगमेंटेशन, ये भी प्रभावित होता है। यानी एक जीन के ना फंक्शन करने की वजह से चार फिनोटाइप प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, इस वजह से हमने इसको क्या कहा था? बहुप्रभाविता। जब एक ही जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो उसको बहुप्रभाविता हम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, इसका मतलब हो गया बहुप्रभाविता। ये क्या कह रहा है? अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो क्या होता है? पॉलीजेनिक हो जाए। अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुजीनी हो जाता है। एक गुणसूत्र अनेक लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो गुणसूत्र वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27 का बी। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बहुप्रभाविता में एक जीन अनेक फिनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। खैर इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शन दूसरे हैं, इसके ऑप्शन दूसरे हैं। ठीक है, वो अर्थ बताया, इसमें ये बता रहा है। ये कह रहा है कि बहुप्रभाविता में एक जीन अनेक फिनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। केवल प्रभावी लक्षण प्रभावित होता है, कोई आनुवंशिक प्रभाव नहीं होता। तो हमने अभी क्या देखा ऊपर कि एक जीन अनेक फिनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा था। फिनाइल कीटोन जो यूरिया की बीमारी होती है, उसमें एक जीन के ना फंक्शन करने की वजह से 4-5 तरह से हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जीन अनेक फिनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो 28 का आंसर ए हो जाएगा। दोनों का ऑप्शन अलग अलग है, उसमें अर्थ पूछा गया है, इसमें जीन के लेवल पे पूछा गया है, तो दोनों अलग सवाल है। ठीक है, इसके बाद से बहुप्रभाविता देखनी है। बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो क्या आंसर दिया जाएगा इसका? फिनाइल कीटोन यूरिया,
वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एबीओ ब्लड ग्रुप या त्वचा का रंग। इसको किस कारण हमने पढ़ा था जी? त्वचा का रंग। यह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, यानी कि बहुजनी वंशागति होती है ना, बहुजनी वंशागति होती है। या एबीओ ब्लड ग्रुप क्या? तो सह प्रभाविता के लिए था ये। सह प्रभाविता के उदाहरण के रूप में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा था। कलर ब्लाइंडनेस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। बचा फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। बहु प्रभाविता का एग्जाम्पल, सर्वोत्तम उदाहरण हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया के रूप में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं रहा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा है, किसी पौधे में काले बीज का रंग, देखो जी समझने का प्रयास करना। किसी पौधे में काले बीज का रंग कैपिटल बी बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, सफेद बीज का रंग स्मॉल बी पर प्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी किसी प्लांट में काले रंग के बीज को बनाते हैं, है ना, काले बीज को बनाते हैं। काले बीज वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस जीनोटाइप वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाएगा। अब देखो, इसने क्या कहा, एक कोई प्लांट लिया गया है जिसमें पता नहीं है कि उसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन उसको क्रॉस कराया जा रहा है स्मॉल बी वाले से, जिसका कलर क्या है, सफेद, बीज का कलर इसका सफेद है, और काले रंग के बीज से क्रॉस कराया जा रहा है इसका, काले रंग के बीज से। अब काला रंग का बीज दो कंडीशन में बन सकता है, कैपिटल बी रहेगा तब भी काला बीज बनाएगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी रहेगा तब भी काला बीज बनाएगा। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से किसमें क्रॉस कराया गया है, कि आगे चल के क्वेश्चन पढ़ना फिर से। किसी पौधे में काले बीज का रंग कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी से डिसाइड होता है। ठीक है, सफेद बीज के रंग पर प्रभावी है। ठीक है, यह जो काला कलर है सफेद कलर पे प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है। काले बीज वाले पौधे का जीनोटाइप, अब यहाँ पे बनाया क्या है, काला बीज वाला पौधा बना है। ठीक है, अब ऐसा बना है कि ऐसा बना है, यह जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस जीनोटाइप वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाएगा। तो आपको याद है टेस्ट क्रॉस में हमने क्या कहा था, परीक्षार्थ संकरण में उसमें बताया गया था कि कोई प्रोजेनी है जिसका जीनोटाइप फिक्स नहीं है कि वो कैसा है, उसके जीनोटाइप को जानने के लिए कि कैसे एलील से वो बना है, उसके लिए हमने क्या किया था, बारी बारी से इसका क्रॉस करा दिया था। ऐसे काले बीज वाले प्लांट को किस पेरेंट से क्रॉस कराया था, स्मॉल बी, यानी कि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया गया था। किससे, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं हम इसमें टेस्ट क्रॉस में, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी को जब रिसेसिव पेरेंट से बारी बारी से क्रॉस कराएंगे तो इसका रेशियो अलग अलग आया था, है ना, आधे काले हो गए थे और सारे के सारे काले हो जाएंगे, तो हम उस आधार पर डिसाइड करेंगे कि उसका जो प्रोजेनी बनी है उसकी मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, उसका जीनोटाइप क्या है, जीनी प्रारूप क्या है। ठीक है, तो वह किसके द्वारा जाना गया था, टेस्ट क्रॉस के द्वारा। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 प्रोजेनी के किसी F1 प्रोजेनी का जब जीनोटाइप जानना हो तो उसको क्या करते हैं, अपने जो होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वाला प्लांट है, उसे पेरेंट है, उससे क्रॉस कराते हैं। ठीक है, यानी कि इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कौन होगा, अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं, अगर कैपिटल बी वाले को स्मॉल बी वाले से क्रॉस कराएंगे तो ये क्या है, होमोजाइगस अप्रभावी जनक होगा ये। ठीक है, तो जो प्रोजेनी जिसका हमें जीनोटाइप जानना है उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रोजेनी का हम जीनोटाइप जान पाएंगे कि ये जीनोटाइप है कि ये जीनोटाइप है। इस प्रकार के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस का नाम नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है, कि कैसे जीनोटाइप वाले पेरेंट से हम उसका क्रॉस कराएंगे, तो स्मॉल वाले से होगा, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वाले। जब होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वाले पेरेंट से
क्रॉस कराने पे हमें प्रोजेनी की जीनोटाइप की खबर मिल जाती है, यानी कि जीनोटाइप की जानकारी मिल जाती है। तो हमारा आंसर 30 का 2 हो जाएगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गुलाबी फूल वाले स्नैपड्रैगन पौधे का संकरण लाल फूल वाले स्नैपड्रैगन पौधे से कराया गया, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है, एक गुलाबी फूल वाले स्नैपड्रैगन। तो हमने क्या पढ़ा है, गुलाबी फूल कब बन रहा था, जब हेट्रोजाइगस था वो, ठीक है। हेट्रोजाइगोट की स्थिति में ही हमें क्या देखा था कि स्नैपड्रैगन में गुलाबी फूल बन रहा था। अब कह रहा है कि गुलाबी फूल वाले स्नैपड्रैगन पौधे का संकरण लाल फूल वाले स्नैपड्रैगन पौधे से कराया गया। लाल फूल का क्या हो जाएगा जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। अब बताओ, इससे 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इससे सेम प्रकार का गैमेट बनेगा, लेकिन 2 हम बना ही देते हैं, कैपिटल आर, यही ना 2 गैमेट बनेंगे जी इससे। अब इससे जो प्रोजेनी बनेगी कैसी बनेगी, अगर इसको पनेट स्क्वायर में हम दिखाएं तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, F1 पीढ़ी पूछ रहा है, तो बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, है ना। इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैसी प्रोजेनी बनी F1 में, ये सभी F1 पीढ़ी है, इसमें कैसे दिखने वाले बनेंगे, 2 बना गुलाबी, कैपिटल आर गुलाबी, और 2 बना कैपिटल आर, क्या बना, ये रेड बनेगा, है ना, रेड बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि F1 पीढ़ी में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। तो केवल लाल फूल वाले पौधे बनेंगे, बिल्कुल नहीं, लाल और गुलाबी दोनों बन रहे हैं, लाल तथा गुलाबी फूल वाले पौधे बनेंगे, यस। केवल गुलाबी फूल वाले बनेंगे, बिल्कुल नहीं, लाल गुलाबी तथा सफेद फूल वाले बनेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल तथा गुलाबी फूल वाले पौधे बनेंगे, ठीक है। देखो ये जेनेटिक्स है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ गया तो बड़ा मजा आता है बनाने में, ठीक है। तो इसको तुम समझने का प्रयास करना, रट नहीं मारना, जहां से भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, इसी था इस स्लाइड में अभी तक इतने ही क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए। कितना देर हुआ सर, टाइम है क्या, अच्छा चलो फिर से नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे हम डायहाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट क्लास जब लगेगी तो हम उसमें डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, द्विसंकर यानी कि 2 जीनों की वंशागति, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।